आज हम एक मशीन को पुर्जा पुर्जा अलग करके देखने वाले हैं। वो मशीन जिसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पर मतलब राज करने के लिए बनाया था। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इस मशीन के 3 सबसे जरूरी पुर्जे थे: सिविल सर्विस, आर्मी और पुलिस। हाँ, और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पुर्जे कैसे बने, किस सोच के साथ डिजाइन हुए और उन्हें किस तेल से चलाया जाता था कि वो 200 साल तक चलते रहे। वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड कॉर्नवालिस तक। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे इस पूरे सिस्टम को तैयार किया गया। तो हमारा मिशन ये जानना है कि ये 3 स्तंभ, सिविल सेवा, सेना और पुलिस, सिर्फ प्रशासनिक ढांचे थे या फिर ये भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के सोचे समझे हथियार थे? एक बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए इस मशीन की परतें खोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी से शासक बनी, उन्होंने शुरुआत कैसे की? मतलब क्या आते ही उन्होंने सब कुछ बदल दिया? नहीं, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि उन्होंने तुरंत सब कुछ नहीं बदला। अच्छा। शुरुआत में कंपनी ने प्रशासन का काम भारतीयों के हाथ में ही रहने दिया। वो खुद सिर्फ एक निगरानी करने वाले की भूमिका में थे। जिसे हम डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं ना? बिल्कुल। मतलब सामने भारतीय चेहरे और पीछे से कंट्रोल कंपनी का। ये तो काफी चालाकी भरी स्ट्रैटेजी लगती है। तो फिर ये चली क्यों नहीं? मतलब बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि उन्हें बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि उनके जो लक्ष्य थे, मतलब जो कमर्शियल और साम्राज्यवादी लक्ष्य थे, वो पुराने भारतीय तरीकों से पूरे नहीं हो सकते थे। सिस्टम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था और कंपनी के अपने कर्मचारी भी उसमें पूरी तरह शामिल थे। अच्छा। और यहीं से वॉरेन हेस्टिंग्स और खास तौर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौर में बड़े बदलावों की नींव रखी गई। प्रशासन के पूरे ऊपरी ढांचे को आप कह सकते हैं बदल दिया गया और एक नया अंग्रेजी पैटर्न पर आधारित सिस्टम बनाया गया। और हमारे स्रोत यही कहते हैं कि इसी नए सिस्टम के 3 पिलर्स थे: सिविल सेवा, सेना और पुलिस। मुझे ये समझना है कि सिर्फ यही 3 क्यों? न्यायपालिका या शिक्षा पर इतना जोर क्यों नहीं दिया गया शुरुआत में? यहाँ जो बात आकर्षक है वो है इसके पीछे की ठंडी, बिल्कुल कैलकुलेटिव सोच। अच्छा। इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, ब्रिटिश प्रशासन का सबसे बड़ा मकसद था भारत में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। क्यों? ताकि मैनचेस्टर और लंदन में बैठे ब्रिटिश व्यापारी और उद्योगपति अपना माल भारत के कोने कोने में बिना किसी रोक टोक के बेच सकें। एक शांत और नियंत्रित बाजार उनके मुनाफे की गारंटी था। ठीक है, तो पहला कारण था बिजनेस इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, ये समझ आता है। लेकिन सिर्फ उसके लिए इतनी बड़ी सेना और प्रशासन, इसकी क्या जरूरत थी? मुगल भी तो व्यापार को बढ़ावा देते थे। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी कारण सामने आता है। वो क्या? फर्क ये था कि मुगल यहीं के शासक थे, उन्हें लोगों की थोड़ी बहुत सहमति चाहिए थी। अंग्रेज विदेशी थे, उन्हें ये पता था कि भारतीय लोग उन्हें कभी दिल से अपना शासक स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने जनता के समर्थन पर नहीं बल्कि अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर भरोसा किया। मतलब शासन सहमति से नहीं, डर से चलना था। बिल्कुल। इसी बात पर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की एक बड़ी मशहूर लाइन है, जो लॉर्ड वेलेस्ली के भाई थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि भारत में सरकार की प्रणाली और इसे समर्थन देने के तरीके यूरोप में अपनाए गए तरीकों से पूरी तरह से अलग है। वहां सभी शक्ति की नींव और साधन तलवार है। The foundation and instrument of all power is the sword। ये लाइन ब्रिटिश मानसिकता को पूरी तरह से खोलकर रख देती है। हाँ, ये कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं था, ये उनकी ऑफिशियल पॉलिसी थी कि हमारा राज यहाँ बंदूकों और तलवारों के दम पर टिका है और हम इसे ऐसे ही चलाएंगे। तो चलिए पहले स्तंभ यानी सिविल सेवा से ही शुरू करते हैं, जिसका असली आर्किटेक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस था। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के आने से पहले क्या हो रहा था? स्रोत बताते हैं कि कंपनी के कर्मचारी बेहद भ्रष्ट थे। ये कितना बुरा था? ये हमारी कल्पना से भी ज्यादा बुरा था। सच में? हाँ, कंपनी के अधिकारियों को वेतन बहुत कम मिलता था, लेकिन उन्हें प्राइवेट ट्रेड करने की खुली छूट थी। अच्छा। तो जब कंपनी के हाथ में बंगाल की सत्ता आई, तो यही व्यापारी अचानक टैक्स कलेक्टर और प्रशासक बन गए और उन्होंने अपनी शक्ति का मतलब भयानक दुरुपयोग किया। जैसे? वो स्थानीय बुनकरों, कारीगरों, जमींदारों को धमकाते थे, राजाओं और नवाबों से रिश्वत और नजराना वसूलते और अपने अवैध निजी व्यापार से रातों रात अमीर हो रहे थे। तो एक तरह से ये संगठित लूट थी। हाँ, जो कंपनी के अपने ही लोग कर रहे थे। तो कॉर्नवालिस ने इस जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करने के लिए किया? उन्होंने 1-2 तरफा हमला किया।
पहला, उन्होंने प्राइवेट ट्रेड और तोहफे लेने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी और इन नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया। और दूसरा कदम जो था वो रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कर्मचारियों का वेतन इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उन्हें भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही महसूस ना हो। कितना ज्यादा, कोई अंदाजा है हमारे पास? अंदाजा नहीं, हमारे पास आंकड़े हैं। जैसे एक जिले के कलेक्टर को 1500 रुपए प्रति माह वेतन मिलता था। 1500 रुपए? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। और साथ ही उसे अपने जिले के रेवेन्यू कलेक्शन पर 1% कमीशन भी मिलता था। सच तो यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सेवा उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली सर्विस बन गई थी। वाओ, दुनिया की सबसे ज्यादा सैलरी वाली सर्विस, और वो भी उस देश में जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बनता जा रहा था। हाँ, ये सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने के लिए तो नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कोई और मकसद रहा होगा। बिल्कुल। ये एक तरह से गोल्डन हैंडकफ्स थे, सोने की हथकड़ियां। अच्छा। इतना पैसा और बेहिसाब पावर देकर उन्होंने एक ऐसी लॉयल क्लास तैयार की जिसका भारत या भारतीयों से कोई लेना देना नहीं था। उनकी एकमात्र वफादारी कंपनी और उसके मुनाफे के प्रति थी। कॉर्नवालिस ने यह भी तय किया कि प्रमोशन सीनियरिटी के आधार पर होगा, ताकि कोई अधिकारी किसी भारतीय जमींदार या नवाब के प्रभाव में ना आ सके। और इन अधिकारियों की भर्ती और ट्रेनिंग कैसे होती थी? कोई परीक्षा वगैरह होती थी? शुरुआत में नहीं। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। हाँ। ताकि नए अधिकारियों को भारत के बारे में सिखाया जा सके। लेकिन लंदन में बैठे कंपनी के डायरेक्टर्स को यह पसंद नहीं आया। क्यों? उन्हें लगा कि कलकत्ता में ट्रेनिंग देने से ये अधिकारी बहुत इंडियनाइज्ड हो जाएंगे और लंदन का कंट्रोल कम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने 1806 में इंग्लैंड के हेलीबरी में अपना ईस्ट इंडियन कॉलेज शुरू कर दिया। सारी ट्रेनिंग वहीं होती थी। मतलब एक ऐसा अधिकारी वर्ग तैयार किया जा रहा था जो भारत पर राज तो करेगा, लेकिन भारत को समझेगा इंग्लैंड में बैठकर। हाँ, और 1753 तक सभी नियुक्तियां कंपनी के डायरेक्टर्स खुद करते थे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था जिसे वो छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बेटों को भेजते होंगे। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस पूरे शानदार सिस्टम में भारतीयों की क्या जगह थी? कोई जगह नहीं थी। कोई भी नहीं। नहीं, और ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी कठोर नीति थी। भारतीयों का पूर्ण बहिष्कार। 1793 में कॉर्नवालिस ने कानून बनाकर ये तय कर दिया कि 500 पाउंड प्रति वर्ष से ज्यादा वेतन वाले सभी ऊंचे पद सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए होंगे। इंडियंस को सिस्टमैटिकली बाहर रखा गया। जॉन शो, जो कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बने, उन्होंने तो इसे साफ शब्दों में कहा भी है। स्रोत में उनकी एक बात है। हाँ, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों का मूल सिद्धांत पूरी भारतीय राष्ट्र को हर संभव तरीके से हमारे हितों और लाभों के अधीन बनाना रहा है। भारतीयों को हर सम्मान, गरिमा या पद से बाहर रखा गया है। ये तो बहुत ही कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने बहाने भी कई दिए। वे कहते थे कि भारतीय भरोसे के लायक नहीं है, वे बेईमान है। कॉर्नवालिस का तो मानना था कि हिंदुस्तान का हर मूल निवासी भ्रष्ट है। एक मिनट, ये तो सरासर रेसिज्म है। क्या ये सिर्फ एक बहाना नहीं था भारतीयों को पावर स्ट्रक्चर से बाहर रखने का, ताकि सारी मलाई अंग्रेज खा सके? ये नस्लवाद तो था ही, लेकिन इसके पीछे एक कोल्ड हार्ड स्ट्रैटेजी भी थी। पहला, वे चाहते थे कि ब्रिटिश शासन को मजबूत करने का काम सिर्फ भरोसेमंद अंग्रेजों के हाथ में रहे। और दूसरा, इंग्लैंड के प्रभावशाली परिवारों को खुश रखना था, जिनके बेटों के लिए भारत में ये नौकरियां किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। तो इस तरह ये सिविल सेवा स्टील फ्रेम कहलाई, एक ऐसा ढांचा जिसने ब्रिटिश राज को थामे रखा। हाँ, समय के साथ ये दुनिया के सबसे कुशल और शक्तिशाली सिविल सेवाओं में से एक बन गई। इसके सदस्यों के पास कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में इतनी शक्ति थी कि वे अपने जिले में एक छोटे मोटे राजा की तरह होते थे। इसीलिए इसे स्टील फ्रेम यानी इस्पात का ढांचा कहा गया। हाँ, लेकिन यही स्टील फ्रेम बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा दुश्मन बना, क्योंकि इसका काम था स्टेटस को बनाए रखना और हर प्रगतिशील बदलाव का विरोध करना। तो ये स्टील फ्रेम एक तरह से पिंजरा भी था, मजबूत, जिसने ढांचे को गिरने नहीं दिया, लेकिन जिसने किसी भी तरह की आजादी या बदलाव की हवा को अंदर आने से भी रोक दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब इस मशीन के दूसरे पुर्जे पर आते हैं, आर्मी पर। हाँ, सेना। अगर सिविल सेवा दिमाग थी तो सेना बाजू थी। स्रोत के हिसाब से सेना के 4 मुख्य काम थे: भारतीय रियासतों को जीतना, विदेशी दुश्मनों से साम्राज्य को बचाना, अंदरूनी विद्रोह को कुचलना और एशिया अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य को और फैलाना।
लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय सैनिकों का था। बिल्कुल, सेना के रीढ़ की हड्डी भारतीय सिपाही ही थे, जिन्हें मुख्य रूप से आज के उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों से भर्ती किया जाता था। कोई आंकड़ा है हमारे पास? हाँ, एक आंकड़ा देखिए। 1857 में जब विद्रोह हुआ, तब भारत में कुल 3,11,400 सैनिक थे, जिनमें से 2,65,900 भारतीय थे। 2,65,900? ये तो 85% से भी ज्यादा है। हाँ। ये बात तो दिमाग में बैठ ही नहीं रही। मुट्ठी भर अंग्रेजों ने 85% भारतीय सैनिकों वाली सेना के दम पर पूरे भारत को कैसे जीत लिया और उस पर कब्जा बनाए रखा? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये ब्रिटिश राज का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है और स्रोत इसके 2 बड़े कारण बताता है। क्या है वो? पहला, उस समय देश में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना थी ही नहीं। भारत एक देश है, हम सब भारतीय हैं, ये सोच अभी पैदा नहीं हुई थी। अच्छा, तो बिहार या अवध का एक सैनिक ये नहीं सोचता था कि मराठों या पंजाबियों को हराने में कंपनी की मदद करके वो कोई भारत विरोधी काम कर रहा है। वो तो बस अपने मालिक यानी कंपनी का आदेश मान रहा था। तो मतलब वफादारी अपने मालिक या पेमास्टर के प्रति थी, देश के प्रति नहीं। बिल्कुल। और यही दूसरा कारण आता है, नमक के प्रति वफादारी की पुरानी भारतीय परंपरा। वो एक अच्छा भाड़े का सैनिक था और कंपनी उसे एक चीज बहुत अच्छी देती थी, नियमित रूप से और अच्छी तनख्वाह। उस जमाने में भारतीय राजा और नवाब अपनी सेनाओं को महीनों तक वेतन नहीं दे पाते थे, जबकि कंपनी की तनख्वाह महीने की पहली तारीख को मिल जाती थी। एक पेशेवर सैनिक के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सारे ऑफिसर तो ब्रिटिश ही थे, है ना? हाँ, एक भी भारतीय ऑफिसर नहीं था। 1856 में सेना में सिर्फ 3 भारतीय ऐसे थे जिन्हें 300 रुपए प्रति माह का वेतन मिलता था। बस 3? हाँ, और एक भारतीय सैनिक जिस सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकता था वो था सूबेदार का पद। उसके ऊपर सब अंग्रेज थे। ये भी एक सोची समझी नीति थी ताकि कंट्रोल हमेशा अंग्रेजों के हाथ में रहे। तो अब हमारे पास दिमाग यानी सिविल सेवा और बाजू यानी सेना दोनों आ गए। अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, पुलिस की। और एक बार फिर इसका निर्माता भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। हाँ, ये तो एक पैटर्न बन गया था। बिल्कुल। उसने जमींदारों से उनके पुलिस वाले अधिकार छीन लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक रेगुलर पुलिस फोर्स की स्थापना की। अच्छा। उसने थानों की पुरानी भारतीय व्यवस्था को ही एक आधुनिक रूप दे दिया। हर थाना का मुखिया एक भारतीय दरोगा होता था और उसके ऊपर जिले का पुलिस कप्तान। लेकिन यहाँ भी वही कहानी दोहराई गई होगी, ऊंचे पदों से भारतीयों को बाहर रखा गया। बिल्कुल। बाद में जिले में पुलिस संगठन का नेतृत्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद बनाया गया और सभी ऊंचे पदों से भारतीयों को बाहर कर दिया गया। ये नीति हर विभाग में एक जैसी थी। ठीक है, सिस्टम तो बन गया, लेकिन आम लोगों के लिए पुलिस कैसी थी? क्या वो उनकी रक्षक थी? रक्षक तो छोड़िए, वो भक्षक बन गई थी। ऐसा? हमारे स्रोत में इसका बहुत भयावह जिक्र है। 1813 में ब्रिटिश संसद की एक समिति ने रिपोर्ट दी कि पुलिस आम और शांतिपूर्ण नागरिकों पर वैसे ही अत्याचार करती थी जैसे डाकू करते थे। मतलब जिन डाकुओं को दबाने के लिए पुलिस को बनाया गया था, पुलिस खुद वैसे ही काम कर रही थी। बिल्कुल। और फिर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1832 में जो लिखा वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने लिखा था कि पुलिस लोगों के लिए सुरक्षा होने के बजाय चरवाहा भेड़िए से ज्यादा लालची शिकारी जानवर है। सोचिए, ये कोई भारतीय राष्ट्रवादी नहीं कह रहा, ये भारत का गवर्नर जनरल खुद लिख रहा है। इसका मतलब था कि आम आदमी लुटेरों से ज्यादा पुलिस से डरता था। पुलिस का काम अंग्रेजी राज को बनाए रखना था, जनता की सेवा करना नहीं। और बाद में इसी पुलिस बल का इस्तेमाल आजादी के आंदोलन को बेरहमी से कुचलने के लिए किया गया। हाँ। चरवाहा भेड़िए से ज्यादा लालची शिकारी जानवर है। ये तो बहुत ही डैमिंग स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि सिस्टम को ऊपर से नीचे तक पता था कि पुलिस आम लोगों के लिए एक आतंक बन चुकी है। और उनके नजरिए से ये सिस्टम का फेलियर नहीं था। अगर पुलिस का खौफ इतना है कि कोई भी सरकार के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत न करे, तो साम्राज्यवाद के नजरिए से तो पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज की हमारी चर्चा से ये साफ है कि ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही सोची समझी, व्यवस्थित और निर्मम प्रशासनिक मशीनरी तैयार की गई थी। बिल्कुल। सिविल सेवा, सेना और पुलिस, ये तीनों स्तंभ सिर्फ प्रशासन चलाने के लिए नहीं थे। ये नियंत्रण, अलगाव और शक्ति के प्रदर्शन के लिए डिजाइन किए गए थे। इसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो कुशल जरूर थी, लेकिन पूरी तरह से भारतीय लोगों और उनकी उम्मीदों से कटी हुई थी।
और उसका आधार ही दमन पर टिका था। इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात का उल्लेख है कि कॉर्नवालिस ने भारत में जो पुलिस व्यवस्था स्थापित की वो उस समय ब्रिटेन में मौजूद व्यवस्था से भी ज्यादा एडवांस्ड या आधुनिक थी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है, जब कोई औपनिवेशिक शक्ति किसी गुलाम देश में कोई आधुनिक संस्था बनाती है, चाहे वो पुलिस हो, रेलवे हो या कानून, तो क्या उसका असली मकसद वाकई में उस देश को आधुनिक बनाना होता है या फिर उस देश पर और ज्यादा कुशलता से नियंत्रण स्थापित करना होता है? इस सवाल पर सोचना जरूरी है।